जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो पूरे विश्व में अपने सस्ते सामान के लिए विख्यात है। कैसे ये देश कभी भुखमरी के कगार पर था, आज कैसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। हम बात कर रहे हैं चाइना की। ये चाइना जो है, इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो लगभग 14 देशों से इसकी सीमा मिलती है। और अगर इसकी हम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे लगभग 1.4 अरब की आबादी है। और अगर इस इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका लगभग 4000 वर्ष पुराना इतिहास है। तो अभी हम चीन के बारे में, पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम जब से चीन आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक उसने कैसी पॉलिसियाँ लेकर आया, जो कि आज कभी भुखमरी कगार पर था ये देश, आज एकदम से इतना अमीर हो गया। कैसे ये पावरफुल बना ये देश, इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ष 1949 1949 1 अक्टूबर 1949 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद काफ़ी दिक्कतें आईं। लोगों को अपना नेता चुनना था। तभी एक जाना पहचाना नाम माओ तेसुंग, जिन्होंने आज़ाद होने के लिए काफ़ी मेहनत की, और वहाँ पर जब लोगों को अपना नेता चुनना था तो उनका नाम सबसे आगे आया। लेकिन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि वो जिसको चुन रहे हैं आने वाले समय में वहाँ पे जो लाखों जाने जाने वाली थी, ये उनका कारण बन सकते हैं। ये एक पॉलिसी लेके आए थे और लोगों ने उनको नेता मानकर अपना राष्ट्रपति चुन लिया, माओ तेजुंग, और ये राष्ट्रपति बन भी गए। एक ये पॉलिसी लेकर आए कि जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा थीं उनसे ज़मीनें छीनकर जिनके पास, जो भूमिहीन लोग थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, उनको दी जाने लगी। इसमें जो भूमिहीन लोग थे, जिनको ज़मीनें मिल रही थी, वो तो खुश थे, लेकिन जिनसे ज़मीनें छीनी जा रही थी वो ओबियसली है नाखुश होंगे। सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। 1952 में ये प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि यहाँ पर लगभग, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी माओ की, इन्होंने लगभग 1 लाख लोग इसमें मारे गए। इसके बाद दौर चलता रहा, आंदोलन दब गया। फिर 1958 में माओ एक पॉलिसी लेकर आए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पॉलिसी के तहत माओ की मंशा थी कि हम लोगों से ज़्यादा किसानी करवाएं, ताकि हम भी खेती में सबसे आगे टॉप कर सकें, ब्रिटेन को पछाड़ सकें। इस तरीके के इनका ये मकसद था। अब जहाँ पर इन्होंने ज़मीनें जो लोगों को दी थी खेती करने के लिए, अब जस्ट उसका उल्टा हो रहा था। सरकार के अधीन में थी ज़मीनें, लोगों से किसानी करवाई जा रही थी, बेकायदा एकदम उनको टारगेट दिए जा रहे थे कि आप ये टारगेट पूरा करेंगे, और अगर वो टारगेट पूरा नहीं करते तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि सारे खेत सरकार के हाथ में थे। इसमें कई लोग मारे भी गए, जो टारगेट पूरा कर नहीं पाते थे तो उनको मार दिया गया या मरवा दिया गया। ये सारे काम माओ की गवर्नमेंट ने किए। फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। किसानी करवाई, इसके बाद भी कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। फिर सरकार
एक अजीबोगरीब पॉलिसी लेके आई कि जो एक चिड़िया थी गौरैया, उनको लगा कि ये गौरैया जो है बहुत ज़मीनों के लिए नुकसान है, बहुत सा दाना ये खा जाती हैं, करोड़ों कुंटलों का, करोड़ों कई टन दाने इन्होंने खाए, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो गौरैया का मारने वाला जो इनका प्लान था, एक इन्होंने अभियान के तौर पर चलाया। इसमें लोग क्या करते थे कि एक ढोलक लेते थे और या कोई चीज़ जो काफ़ी आवाज़ करती हो और उसको बजाते थे, जिससे गौरैया उड़ती थी और उड़ के जब थक जाती थी तो वो ज़मीन में गिर जाती थी। इस तरीके से गौरैया जो चिड़िया थी वहाँ पे एकदम अंत होने लगा। जब गौरैया चिड़िया वहाँ मरने लगी, इसके बाद वहाँ पर जो फसल खाने वाले कीड़े थे वो एकदम बढ़ने लगे, क्योंकि जब गौरैया मर जाएगी तो क्योंकि गौरैया ही थी जो फसल के जो कीड़े जो मारने वाले होते थे उनको खाती थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने गौरैया को ही मार दिया। तो फसल खाने वाले कीड़े जो हैं उनकी बढ़ोतरी होती रही और फसल में नुकसान होता रहा। और इसी समय एक वहाँ पर भूखे की स्थिति हो गई, लोग यहाँ मरने लगे भूखों से। इसके बाद सरकार का कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग थे उनको मार दिया जाता था। अगर हम 1959 से लेकर 1961 तक बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए। वो 2.5 करोड़ लोग वो थे जो किसानी में टारगेट नहीं पूरा कर पाए या जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाईं, उन लोगों को मार दिया गया। इस तरह से एक तानाशाह सरकार चलती रही। इसके बाद 1966 में इन्होंने कल्चरल को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, वहाँ पे बढ़ावा दिया और एक इन्होंने बुक छपवाई, रेड बुक। अब इस बुक में लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया और जो इस बुक में ये समझ लीजिए सरकार के हित की जो घटनाएं थीं वो सारी वर्णित थीं। कोई भी सरकार का विद्रोह नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें उसमें थीं। और अगर इसमें कोई अगर उसका विरोध करता है तो उसको निश्चित रूप से उसको मार दिया जाता था। इसमें काफ़ी लोगों की जान गई। इसके बाद समय आया 9 सितंबर 1976, 9 सितंबर 1976। इस दिन माओ की मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद, माओ के मरने के बाद, वहाँ पे जो राष्ट्रपति चुना गया वो डेंग जियाओपिंग चुने गए, जो कि माओ की गवर्नमेंट में वो उप कप्तान थे। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर चाइना में जो राष्ट्रपति होता है वो उस देश का प्रमुख होता है और दल का नेता आम सचिव होता है। ये इसके बाद जब डोंग की सरकार आई तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसी लाई। लोग इन्होंने एक पॉलिसी लाई इन्वेस्टमेंट, कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको टैक्स फ्री रखेंगे। तो अब ये दौर होता है यहाँ पे शुरू चाइना को आगे बढ़ने का। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई, क्योंकि जब टैक्स फ्री रहेगा तो ओबियसली बात है कि कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये एक तरीके का इन्होंने 1979 में
एक टैक्स फ्री और कई कंपनियों को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आइए और अपना कारोबार करिए। इसके बाद ये वन चाइल्ड पॉलिसी लाए कि चाइना जो है दुनिया का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करा। इसके बाद वक्त आता है 1989 और ये 1989